हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चेंज योर लाइफ में। देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पदार्थों के पृथक्करण या सेपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है निष्पावन यानी कि विनोइंग, निस्तारण, डिसेंटेशन। तीसरा है निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन। तो पूछ रहा है कि पृथक्करण के विधि इनमें से कौन कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, दूसरा है केवल 2, तीसरा है 1 और 3, चौथा है 1, 2 और 3। तो देखिए, इसमें से सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 यानी कि निष्पावन, निस्तारण, निस्यंदन, ये सभी है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि चालन हो गया, हैंड पिकिंग भी हो गया, जैसे हाथ से हम कोई चीज़ को अलग कर लेते हैं। उसके बाद सेडिमेंटेशन हो गया, थ्रेसिंग हो गया, एवापोरेशन हो गया। ये सारे कुछ और भी पृथक्करण के उपाय हैं। नेक्स्ट देखिए, पृथक्करण के विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इस बार पूछा है। तो नेक्स्ट ऑप्शन देख लीजिए। किसी मिश्रण के कणों के अमाप के अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और अवसादन की विधि द्वारा जल को उड़ेल कर पृथक किया जाता है। ये तो बी ऑप्शन तो कुछ डाउट लग रहा है। सी देख लेते हैं। सी ऑप्शन है द्रव तथा उसमें अविलय पदार्थ के अवयवों का निस्यंदन की विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। और डी है वाष्पन की विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, बी। मतलब बी इसका गलत आंसर है। यही पूछा था हमसे कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। इसका मतलब ए, सी और डी सही है और बी गलत है। अब देख लेते हैं क्यों गलत है। औजारों में लोहे के फलक में ये देखिए, चालन प्रक्रिया में चलनी का प्रयोग किया जाता है। इसमें मिश्रित अवयवों को बड़े कणों को चलाकर अलग कर लिया जाता है। अधिक महीन अशुद्धियों को छानने के लिए कपड़े अथवा फिल्टर पत्र का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। जिसमें फिल्टर या कपड़ा का उपयोग किया जाता है उसको निस्यंदन कहते हैं। दोनों प्रक्रियाओं में मिश्रण के कणों के अमाप के अंतर का उपयोग किया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। जल मिला के जो अलग करते हैं उसको अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। अतः कथन बी गलत है। मैं बोला था कि कथन बी गलत है। द्रव में घुले ठोस को अलग करने के लिए वाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं। द्रव में जो भी घुले ठोस होते हैं उनको अलग करने के लिए वाष्पन, जैसे उसको धूप में रख दो तो वाष्पित होकर द्रव उड़ जाएगा, तो उस पर वाष्पन विधि कहते हैं। नेक्स्ट देखिए कि जिस विलयन सॉल्यूशन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसे विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। मतलब जैसे आप मान लो चीनी घोलते हैं तो उसको देखते एक सीमा के बाद उसको और नहीं घोल सकते। एक मैक्सिमम पॉइंट होता है, उसके बाद उसमें और चीनी आप डालो घुलेगा ही नहीं, है ना। और तो इसको क्या कहते हैं वो पूछ रहा है। संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, कोलाइडी विलयन या जेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संतृप्त विलयन। अब देखते हैं संतृप्त विलयन कैसे होता है। जिस विलयन में किसी पदार्थ की मात्रा एक सीमा से अधिक नहीं घोली जा सकी उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। मतलब जब दोनों मिल गया है, उससे ज़्यादा हम नहीं डाल सकते हैं, उसको संतृप्त विलयन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब ये कह रहा है कि अगर हम पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसमें विलयन की जो प्रभाव क्या होगा, यानी कि विलय जल्दी होगा या देर से होगा, ये पूछ रहा है। तो हम देखते हैं कोई भी चीज़, पानी को अगर गर्म करते हैं उसमें नमक डालते हैं तो जल्दी घुल जाता है। इसी तरह से चीनी को भी डालते हैं गर्म करने पे तो जल्दी घुल जाता है। तो विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, बढ़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, बढ़ता है। देखिए, विलयन का तापमान बढ़ाने पर उसकी विलेयता बढ़ती है और तापमान घटाने पर विलेयता कम होती है। नेक्स्ट देखिए, के फलक में बने वलय में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के वलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। लकड़ी में जो भी हम
लोहा वाला हिस्सा लगाते हैं तो उसके लिए गर्म किया जाता है। गर्म करने से वलय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होगा? पूछ रहा है कि गर्म करने पे उसका आकार छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा, या आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आकार बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाता है तभी तो उसमें आराम से घुस जाता है ना गर्म करने के बाद, फिर वो बाद में अपने रूप में आ जाता है। तो देखिए, औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतया इस विलय का अमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं, जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है, यानी फैल जाता है। अब हत्था आसानी से उसमें जड़ दिया जाता है। जब वलय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है, जिससे हत्थे पर कस जाता है। इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है। ये पूछ रहा है, तो देखिए कागज़ एक बार जल गया तो जल गया, वो दोबारा नहीं आ सकता है, तो ये तो गलत हो गया। दूध का दही बनना, अगर वो दही बन गया तो फिर दोबारा दूध नहीं बनेगा। नमक का पानी में घुलना, हाँ, नमक अगर पानी में घुल गया है तो उसको वाष्पन विधि से फिर हम अलग कर सकते हैं, यानी कि ये रिवर्स किया जा सकता है। कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, हाँ, कुम्हार अगर मिट्टी को बर्तन में बदल दिया है तो फिर से उसको हम अगर तोड़ फोड़ के पानी में डाल देंगे तो फिर से वो मिट्टी में बदल जाएगा, यानी कि ये भी सही है। दोनों को रिवर्स किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 और 4। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा 3 और 4। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ नहीं है। पुष्प के विभिन्न भागों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये पूछा है। बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। तो देखिए, पुष्प में जो है वो बाह्य दल तो होता है, पंखुड़ी भी होता है, पुंकेसर भी होता है, स्त्रीकेसर भी होता है, लेकिन मूलांकुर नहीं होता। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 5, ये नहीं होता है। और पूछा है कौन सा नहीं होता फूल में, देख लीजिए। बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर पुष्प के विभिन्न भाग है। परागकोश और तंतु पुंकेसर के भाग हैं, जबकि वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय और बीजांड स्त्रीकेसर के भाग हैं। देखिए ध्यान रखिए, पुंकेसर पुष्प में जो है पुंकेसर और स्त्रीकेसर दो चीज़ होता है। तो पुंकेसर के भाग है परागकोश और तंतु, जबकि स्त्रीकेसर के भाग है वर्तिका और वर्तिकाग्र, अंडाशय और बीजांड। ये 4 चीज़ है स्त्रीकेसर का। अंडाशय और बीजांड तो स्त्रीकेसर का है ही, नाम से भी पता चल रहा है। और वर्तिका और वर्तिकाग्र भी स्त्रीकेसर का है। बीज के जमने के समय जो भाग मूलज या मूलांकुर से निकलता है उसे जड़ कहते हैं। अतः मूलांकुर बीज से संबंधित है, फूल से नहीं। ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है। देख लीजिए, मैं अभी दृष्टि का जो एनसीईआरटी का सेट है उसको करा रहा हूँ। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। ये पूरा सीरीज हम करेंगे इसमें, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है। देखिए, पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान रखिएगा, सही नहीं है। पत्ती के बारे में पूछा है, उसमें फूल के बारे में पूछा था, इसमें पत्ती के बारे में पूछा है। पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। यह जलिका रूपी अथवा समानांतर हो सकता है, ये ठीक है। पत्ती में पर्णवृंत और फलक होते हैं, हाँ भाई सही है ये भी। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड संश्लेषित करती है, ये भी ठीक है। पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती है। पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने में ग्रहण करती है, ये गलत है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। देखिए, ए बी सी सही है, परंतु कथन डी गलत है, क्योंकि पत्तियां वायुमंडल से जल वाष्प ग्रहण नहीं करती, बल्कि वाष्प उत्सर्जन की क्रिया द्वारा बड़ी मात्रा में जल वाष्प को वायुमंडल में निष्कासित करती है। तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब पहले हमने फूल देख लिया, अब तना देखना है, पत्ती भी देख लिया पिछले क्वेश्चन में। अब कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो देखिए, तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाती है।
ये सही है। तना जो है जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाती है। दूसरा देखिए, पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर ही पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। हाँ, ये भी सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। अब देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। तना उपयुक्त दोनों कार्य संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तने अनेक प्रकार के होते हैं। ये कठोर, मुलायम और कमज़ोर हो सकते हैं। वृक्षों के तने कठोर होते हैं। कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो पाते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं, जबकि कुछ पौधे आरोही कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब बताना है कि कौन सा कथन सही है जड़ के बारे में। देखिए, बहुत ही अच्छा बुक लिखा गया है, क्योंकि हमने पहले देखा फूल के बारे में, फिर पत्ती के बारे में, फिर तना के बारे में, और इस बार जड़ से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जलिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती है, जबकि समांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें मूसला जड़ें होती है। ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 सही है और 2 गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए, केवल 1। अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 गलत है। जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़। जलिका रूपी सिरी विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती है, जबकि समांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती है। इसलिए केवल इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? जड़ नहीं है ये पूछा है। देखिए, गाजर, जी हाँ जड़ है। मूली जड़ है। आलू नहीं, आलू तो तना है। और ये क्या है? सलजम भी जड़ है। तो हमारा सही आंसर कौन सा? जड़ नहीं पूछा है, तो जड़ नहीं है कौन सा? आलू क्योंकि तना है। तना का वो फेमस है ना ट्रिक, हद कर दिया आपने। तो ऑप्शन सी तना है। देखिए, आलू तना है, जबकि गाजर, मूली, सलजम, शकरकंद और टेपियोका जड़ें हैं। इन्हें हम खाने में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? ये पूछा है। कौन कौन सा आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए? क्लोरोफिल तो चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए और सनलाइट भी चाहिए। तो कौन सा आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन तो आवश्यक नहीं है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, कूट दिया हुआ, तो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश, यानी कि 3 नहीं चाहिए। अच्छा, सही उत्तर चाहिए। आवश्यक है पूछा है, तो 1, 2, 4 और 5 सही होगा। ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन तो फिर वापस बना कर उसको भेजते हैं ना पेड़ पौधे हमारे लिए। पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संग्रहित हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। देखिए, पाइवोटल ज्वाइंट है, फिक्स्ड ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है और हिंज ज्वाइंट है। इनको मिलाना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले तो बी देखिए, फिक्स्ड ज्वाइंट। फिक्स्ड ज्वाइंट का मतलब क्या हो जाएगा? फिक्स्ड ज्वाइंट का मतलब हो जाएगा जो कि गति न करे, एक ही जगह स्थिर रहने वाला होगा। फिक्स नाम से ही पता चल रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी का 4। ठीक। अब देखिए, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, इसका क्या हो जाएगा? सभी दिशाओं में गति प्रदान करने वाली संधि इसका हो जाएगा। बॉल एंड सॉकेट, बॉल और सॉकेट सभी दिशाओं में घूम सकता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? सभी दिशाओं में गति प्रदान करने वाला सॉकेट। नेक्स्ट देखिए, हिंज ज्वाइंट।
हिंज ज्वाइंट क्या हो जाएगा, एक दिशा में गति करने वाला संधि, नाम से ही पता चल रहा है ये सब। और एक बच गया कौन सा, पाइवोटल ज्वाइंट, इसका हो जाएगा गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि। तो इस तरह से हमने ऑप्शन से भी, ऑप्शन देखा भी नहीं, मतलब नाम से ही पता कर लिया हमने कि ये इसका आंसर हो सकता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, फिक्स्ड ज्वाइंट जो गति न करता हो, और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो सभी दिशाओं में गति करता हो, हिंज ज्वाइंट जो एक दिशा में गति करता हो, और पाइवोटल ज्वाइंट जो गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 4 1 3। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ये देखिए डी आंसर इसका सही हो जाएगा, 2 4 1 3। नेक्स्ट देखिए, अच्छा इसमें थोड़ा सा वो भी देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन जरूरी है। अस्थि और उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। कंकाल शरीर को आकृति देता है, यह चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष की अस्थि, कंधे एवं श्रेणी, मेखला तथा हाथ पांव की अस्थियों से बनता है। मानव कंकाल में कई संधियाँ होती हैं। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग्र संधि, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली यानी कि पाइवोटल संधि कहते हैं। और अस्थियों के बीच की कुछ संधियाँ ऐसी भी जो गति नहीं कर सकती, इन्हें फिक्स्ड वो कहते हैं, फिक्स्ड संधि। कंदुका यानी बॉल एंड सॉकेट जो कि सभी दिशाओं में घूम कर सकती है। हिंज संधि वो हो गया जो एक ही दिशा में घूम सकती है। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी है जो हड्डियों के जितने कठोर नहीं है उन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। उदाहरण कान की अस्थि, कान की अस्थि शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेशी के बारे में बताना है। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। संकुचित होता है तो हाँ छोटी हो जाता है। पेशियों के जोड़े के एक साथ सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती है। तो इनमें बताना कि कौन सा सही है। देखिए पहला तो सही है, संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है, ये ठीक है। नेक्स्ट है, पेशियों के जोड़े के एक साथ सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती है। नहीं, सिकुड़ने और फैलने से अस्थियां गति करती है ऐसा थोड़ी है, तो ये गलत हो गया। अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए कथन एक है सही है लेकिन दो गलत, क्योंकि किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति प्रदान करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। केंचुए के शरीर का रचना एवं उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए सही नहीं है पूछा है केंचुआ के बारे में। केंचुए का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां छिन्न एवं असंख्य होती है। देखिए केंचुए का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां छिन्न एवं असंख्य होती है, ऐसा नहीं है, ये गलत हो गया, पहला ही गलत है। केंचुए में गति शरीर की पेशियों को बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होता है। हाँ ये सही है, गति बारी बारी संकुचन एवं विस्तारण से ही होता है। और नेक्स्ट देख लेते हैं सी ऑप्शन इसका। शरीर की अधः सतह पर बाल जैसी आकृति केंचुए की भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक है, ये भी सही है। केंचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होती है, ये भी सही है। तो हमने देखा इस तरह से कि केवल इसमें एक ही गलत है और वह ए। तो एक के बारे में देख लेते हैं। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती परंतु इनमें पेशियां होती हैं। ये पेशियां इसके शरीर के घटते संकुचन और बढ़ने विस्तारण में सहायक करती है। पेशियों के संकुचन और विस्तारण की प्रक्रिया से ही केंचुआ गति करता है, अतः कथन एक गलत है, बी और सी डी सही है। केंचुए के शरीर में छोटे छोटे अनेक सुख मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं
इसके शरीर में कुछ चिकने पदार्थ होते हैं, ये भी इसके चलने में सहायक होते हैं। केंचुए अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाते हैं, उनका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकालता है। केंचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधों को फायदा होता है। श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंचुआ नासिका ग्रंथियों के द्वारा श्वसन करते हैं? नहीं, वो तो त्वचा श्वसन करता है ना। केंचुए त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, ये ठीक है। केंचुए मुख द्वारा श्वसन करते हैं? नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो ये इसका बी आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। हाँ, घोंघा में अस्थि थोड़े होता है, ये तो सही है। और बाह्य कंकाल भी कहलाता है। घोंघे के पेशीय पाद चलने में उसकी सहायता करते हैं। हाँ, ये भी सही है। यह कवच घोंघे के वजन को संतुलित करता है, इससे भी उसे चलने में सहायता मिलती है। नहीं, संतुलित नहीं करता है, तो इसका ऐसा सही हो जाएगा केवल 1 और 2, ये आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए कैसे। घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता, ये ठीक है। यह कवच एकल सिंगल यूनिट होता है और यह घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता, यह घोंघे के साथ खींचता जाता है। अतः कथन 3 गलत हो गया। घोंघे के पैर एक मोटी मांसल संरचना के रूप में होते हैं, जो दृढ़ पेशियों के बने होते हैं। घोंघा अपने इन्हीं पेशीय पाद की सहायता से चलता है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को रिगरसली फॉलो करेंगे और इसी वीडियो को 3-4 बार देख लेंगे तो बिल्कुल आपको कंठस्थ हो जाएगा। देखिए, सुमेलित करना, मैं समझ सकता हूँ क्वेश्चन थोड़ा टफ है। देखिए, एनसीईआरटी है तो टफ होगा ही, क्योंकि हम लोग कभी एनसीईआरटी पढ़ते नहीं, इसलिए ज़्यादा ही टफ लगता है। देखिए, सुमेलित करना है। तिलचट्टा, पक्षी, मछली और सर्प। तो आइए इसको सुमेलित करते हैं। देखिए, सर्प जो है इसका हो जाएगा, इसका शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। सही बात है, अनेक वलय में मुड़ा हो जाता है, तो इसका तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन 4 हो गया इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं तिलचट्टा, इसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं? नहीं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है? हाँ, ये ठीक है, ये का हो जाएगा 3। पक्षी, इसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं? हाँ, ये ठीक है। और मछली, इसका शरीर धारा रेखी होता है? ये हो जाएगा। और सर्प का तो ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4 ए में ही है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। देखिए, तिलचट्टे का शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह कंकाल विभिन्न यूनिट्स की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। तिलचट्टे में उपस्थित विशिष्ट पेशियां चलने और उड़ने में उसकी सहायता करती है। पक्षियों के अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतले एवं नुकीले होते हैं। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है। मछली शरीर के दोनों ओर एकांत क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां छिन्न एवं असंख्य होती हैं, वे परस्पर जुड़ी होती है। सर्प का शरीर अनेक वलयों में मुड़ा होता है, प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। अर्थात सर्प अपने शरीर के दोनों रेखांतर क्रम में लूप बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे फिसलता जाता है। पौधों और जीवों में एडोप्टेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुकूलन के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। ये ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैदानी क्षेत्र के एक व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है, परंतु थोड़े दिनों बाद वह सहज हो जाता है। यह अनुकूलन का सटीक उदाहरण है? नहीं, वो एक मैदानी क्षेत्र का व्यक्ति जब पहाड़ी क्षेत्र में जाता है ना, तो वो सहज हो ही नहीं पाता है, बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे उसको सांस लेने में। तो इसलिए 1 सही और 2 गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1। सही पूछा था, केवल 1। देखिए,
मैदानी क्षेत्र के व्यक्ति को पहाड़ी क्षेत्र में जाने पर सहज होने में कुछ दिन लगते हैं। ये परिवर्तन अल्प अवधि से संबंधित है। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले ये छोटे छोटे परिवर्तन एक्लिमाटाइजेशन कहलाते हैं। यह परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूल से भिन्न है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। आवासों में विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं। इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो पूछा है आवास के बारे में। तो पहला देखिए, किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, पौधे और जंतु उसके जैव घटक हैं। हाँ सही है, जिसमें जीवन है वो जैव है। नेक्स्ट, चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसे अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। हाँ, आवास के ये अजैव घटक है। तो 1 और 2 सही हो गया। तीसरा देखते हैं, सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा जैसे ऊर्जा घटक इन दोनों घटकों में से किसी में सम्मिलित नहीं है। नहीं, सूर्य का प्रकाश भी तो इसमें सम्मिलित है ना, अजैव घटक में, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये बोला किसी में नहीं सम्मिलित है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 ए। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश या आवास के अजैव घटक है। इन्हें कभी कभी ऊर्जा घटक के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ऊँट मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए अनुकूल होता है। इसके अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है पहला, उसके पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत के गर्मी से दूर रहता है। दूसरा है, इसमें मूत्र उत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है, उसको पसीना नहीं आता है। इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए, इसमें से जो पहला ऑप्शन है, उसके पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है, ये तो सही है, बहुत लंबे पैर होते हैं। उसमें मूत्र उत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है, ये भी ठीक है। उसको पसीना नहीं आता, हाँ पसीना भी नहीं आता उसको, तो इसलिए तीनों आंसर इसका सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। देखिए, उपयुक्त तीनों कथन सही है। उपयुक्त सभी विशेषताओं के कारण ऊँट के शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वे कई दिनों तक रह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मछली, स्क्विड, ऑक्टोपस, तो पूछा है कि कौन सा धारा रेखीय नहीं है मछली, स्क्विड और ऑक्टोपस में से। तो देखिए, तीनों में से कोई भी नहीं है। धारा रेखीय क्या हम पढ़े थे पहले ना, सर्प धारा रेखीय होता है। देखिए, मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। यह मछली को पानी में गति करने में सहायक होता है। मछली का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। यह सल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं, साथ ही जल में सुगम गति से सहायक होते हैं। अच्छा, पूछा था कि कौन सा है, तो मछली, स्क्विड और ऑक्टोपस तीनों को तीनों धारा रेखीय नहीं होते। हाँ नहीं, 2 और 3 नहीं है, मछली है, सही बात है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑक्टोपस, व्हेल और डॉल्फिन, इसमें से किसमें गिल या क्लोम नहीं होते हैं? देखिए, हम जानते हैं कि व्हेल तो गिल से ही सांस लेता है, तो नहीं होते ना। हाँ, व्हेल में तो होता है गिल या क्लोम, तो किसमें नहीं होता है? तो ये देखिए, व्हेल में नहीं होता है और डॉल्फिन में नहीं होता है, क्योंकि गिल तो किसमें होता है? व्हेल और डॉल्फिन क्या है, ये तो स्तनधारी है ना। और मछली में नहीं, मछली में गिल होता है जिससे वो सांस लेता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3। जल में श्वसन के लिए ऑक्टोपस के शरीर में गिल होते हैं। गिल स्क्विड और मछलियों में भी होते हैं, परंतु डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते। ये सिर पर स्थित नासा द्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। ये लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ये अंतिम सवाल था। चलिए, आप इसी तरह से इस वीडियो में बने रहें हमारे चैनल के साथ। आपका धन्यवाद। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।